हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का पनेरू पाठशाला की आज की इस क्लास में। दोस्तों, आज की यह महत्वपूर्ण क्लास संविधान में पिछले 12 वर्षों में हुए कुछ महत्वपूर्ण संशोधनों से संबंधित है। दोस्तों, यह संशोधन सन 2014 से लेकर 2023 तक हुए हैं। दोस्तों, यह संशोधन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि हाल ही में हमारे संसद सत्र में जो हमारे विधि और न्याय मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल जी, उनके द्वारा यह विवरण संसद में प्रस्तुत किया गया है। तो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए यह संशोधन अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो दोस्तों, हम इन संशोधनों को जानेंगे, साथ ही इसके अन्य जो प्रावधान है, इसमें जो अन्य प्रभावित होने वाले आर्टिकल्स हैं, और उसके साथ साथ अगर कोई सुप्रीम कोर्ट द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय इन संशोधनों से संबंधित दिया गया है तो उन सभी को कवर करते हुए चलेंगे, जिससे एक टॉपिक में हमारे आसपास की सारी चीजें कवर हो जाएं। तो चलिए दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं संशोधन के बारे में बेसिक जानकारी, और उसके साथ साथ हमारे संविधान में जो तुलना की जाती है, भारतीय संविधान की तुलना मुख्यतः दो देशों के साथ की जाती है, एक अमेरिका के साथ, दूसरा ब्रिटेन के साथ। अब देखें हम कि अमेरिका में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वह अत्यधिक कठोर है। वहां पर एकदम से संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है, जबकि ब्रिटेन जो है यहाँ पर बहुत इजीली जो है संशोधन किया जाता है। इसलिए कहते हैं कि जो ब्रिटेन के संविधान संशोधन की प्रक्रिया बहुत लचीली है। ठीक है, लेकिन जो भारत है, भारत में ना तो बहुत ज्यादा कठोर है और ना ही बहुत ज्यादा सरल है। इसलिए हम कहते हैं कि ये फ्लेक्सिबिलिटी और रेजिडिटी का मिश्रण है। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आता है कि जो भारतीय संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वह अत्यधिक कठोर है, ऑप्शन आता है कि अत्यधिक सरल है, या फिर मिश्रण है। तो हमेशा याद रखना है कि कठोर और सरल का मिश्रण है। अब भारतीय संविधान में कहाँ पर संशोधन जो है उसकी प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, अगर ऐसा पूछा जाता है तो संविधान का भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। ठीक है, भारत में जो है संशोधन कितने प्रकार से होता है, तो हमारे संविधान में 3 तरीके से हम संशोधन कर सकते हैं। कौन कौन से 3 है? पहला है साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, ठीक है। दूसरा है जो है विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, और तीसरा विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। कितने तरीके से? 3 तरीके से। पहला साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, दूसरा विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, और तीसरा विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों का अनुमोदन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पहला संशोधन है, साधारण बहुमत वाला संशोधन, वो आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं आता है। कौन से आते हैं? केवल जो सेकंड और थर्ड वाला टाइप है, ठीक है, ये दोनों, यह दोनों विशेष बहुमत वाला संशोधन और विशेष बहुमत प्लस राज्यों का अनुमोदन, ये आर्टिकल 368 के अंतर्गत आते हैं, जबकि पहला वाला नहीं आता है। अगर कभी ऐसा पूछा जाता है तो ये विशेष तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब हम पहले देख लेते हैं तीनों को अलग अलग करके। सबसे पहले बात करते हैं साधारण बहुमत द्वारा संशोधन की। तो दोस्तों, जो साधारण बहुमत द्वारा संशोधन होता है वो संविधान के कुछ विशेष भागों में होता है। जैसे हम देखें पार्ट 1, संविधान में 22 भाग है ना, उसमें से पार्ट 1 और पार्ट 2 विशेष तरीके से इनमें जो संशोधन किया जाता है वो किया जाता है आर्टिकल 3 नहीं, साधारण बहुमत द्वारा संशोधन से। और है क्या इन दोनों में? पहले वाले में संघ और उसका राज्य क्षेत्र। देखो उसमें जो आर्टिकल 2 है उसमें क्या कहा गया है कि भारत में नए राज्यों के प्रवेश के बारे में वर्णन है। ठीक है, यानी कि किसी भी नए राज्य को प्रवेश दिया जाता है, जैसे सिक्किम था, उसको ऐड किया गया था तो आर्टिकल 2 के तहत। फिर उसके बाद आर्टिकल जो 3 है उसमें क्या कहा गया है, जो भारत के राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी सीमा में परिवर्तन, उनके नाम में परिवर्तन, या उससे नए राज्य का फॉर्मेशन। ठीक है, हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, आर्टिकल 2 को एडमिशन के तरीके से याद रख सकते हैं, आर्टिकल 3 को फॉर्मेशन के तरीके से। ठीक है, तो इन दोनों में जो संशोधन होता है वो किसके तहत होता है? वह साधारण बहुमत द्वारा संशोधन के तहत होता है। और आर्टिकल जो 4 है उसमें साफ साफ यह वर्णन किया गया है कि जो आर्टिकल 2 और 3 के तहत संशोधन होगा वह आर्टिकल 368 में संशोधन नहीं माना जाएगा। ऐसा किसमें लिखा गया है? आर्टिकल 4 में। ठीक है, इस तरीके से जो नागरिकता से संबंधित विषय है उसमें भी जो संशोधन किया जाता है वो साधारण बहुमत द्वारा ही किया जाता है। और साधारण बहुमत होता क्या है? सदन में मान लो
100 सीटें हैं, उन 100 सीटों के हाफ का +1, यानी कि कुल सीटों के आधे से एक ज्यादा अगर समर्थन मिलता है तो इसे हम साधारण बहुमत बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे दूसरा संशोधन देखते हैं, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। विशेष बहुमत द्वारा संशोधन का मतलब है सदन में कुल संख्या जो है उसका बहुमत, जितने भी लोग हैं, मान लो 100 लोग हैं तो उनके हाफ का 1, यही से हम बोलेंगे बहुमत। ठीक है, फिर उसके बाद जो उपस्थित है और मतदान करने वाले हैं, मान लो उस दिन उपस्थित हैं 90 लोग और उपस्थित है मतदान करने वाले 90 लोग हैं, वो 90 में से कितना 2/3 2/3 लोग इतने जब समर्थन देंगे तब जाके हम विशेष बहुमत द्वारा संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, अब तीसरी जो प्रक्रिया है, विशेष बहुमत प्लस राज्यों का अनुमोदन। विशेष बहुमत जैसे हमने पीछे देखा, तो विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों का 50% राज्यों का बहुमत मिलना भी आवश्यक है, तब जाके हम संशोधन कर सकते हैं। और वह संशोधन कहाँ होगा, जो हमारे संघीय ढांचे से संबंधित कोई प्रावधान है, विषय है, उनमें संशोधन, जैसे जीएसटी और एनजेक जो जुडिशरी से रिलेटेड है। ठीक है, उनमें जो संशोधन होंगे उनको हम विशेष बहुमत द्वारा कर सकते हैं। इस तरीके से हम 3 प्रकार से संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, सबसे एक महत्वपूर्ण जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, जिसे हम बोलते हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला। ये मामला कब आया था, 24 अप्रैल 1973। ठीक है, ये डेट आपको याद रखनी है। तो इस दिन यह निर्णय आया। इस निर्णय में क्या कहा गया कि जो संविधान का मूल ढांचा है, इसका सिद्धांत अगर कहां से आया पूछा जाएगा तो इसी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले से प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, अब संविधान का मूल ढांचा क्या है अगर ऐसा पूछा जाता है, संविधान का मूल ढांचा है भारत की न्यायपालिका, संघवाद, निरपेक्षतावाद, लोकतंत्र, अभिन्याय, स्वतंत्रता, समानता, ये सारी चीजें जो है वो क्या है, संविधान का मूल ढांचा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय में कहा कि जो संसद है हमारी, वो किसी भी भाग में संविधान के संशोधन कर सकती है, लेकिन संशोधन किसी भी भाग में करेगी, परंतु उसका जो मूल ढांचा है वह उसका बदलना नहीं चाहिए, या समाप्त नहीं होना चाहिए, या उसको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो इस मामले को आप विशेषता याद रखेंगे। पूछ लिया जाता है कि संविधान का जो मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर, वो कॉन्सेप्ट किस निर्णय से आया, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला। ठीक है, कब आया यह मामला, 24 अप्रैल सन 1973 को। चलिए दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं उन संशोधनों की जिनको हाल ही में संसद में विवरण प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, इसलिए यह संशोधन जो है हमारे किसी भी आने वाले एग्जाम्स के लिए, भले ही आप स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप किसी भी सेंट्रल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम पहला जो संविधान संशोधन का वर्णन किया गया है, कौन सा, 99वां संविधान संशोधन, यानी कि 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कब हुआ, 2014 में। ठीक है, कब हुआ, 2014 में। किस विषय से जुड़ा हुआ है, तो एनजेक की स्थापना से जुड़ा हुआ है और कोलेजियम प्रणाली के रिप्लेसमेंट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, हम दोनों को जानेंगे कि एनजेक क्या होता है, कोलेजियम प्रणाली क्या होता है, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं एनजेक की फुल फॉर्म, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। ठीक है, तो इस संविधान संशोधन के तहत एनजेक की स्थापना करने का प्रावधान किया गया। और जो कोलेजियम प्रणाली है, कोलेजियम प्रणाली एक्चुअल में जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेस होते हैं उनकी नियुक्ति से संबंधित था, जो कि 1993 में अपनाया गया था। उसको हटाकर उसकी जगह पर एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। अब इसमें पूछा जाता है कि कौन से आर्टिकल ऐड किए गए, तो आर्टिकल 124 का ए, 124 का बी, 124 का सी, इन आर्टिकल्स को ऐड किया गया। और ये तीनों आर्टिकल किससे जुड़े हुए हैं, एनजेक से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आर्टिकल 124 का ए, बी, सी तीनों ही एनजेक से जुड़े हुए हैं। और संशोधन किन में किया गया, तो जो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल है 124 का 2, 127, 128, फिर हाई कोर्ट से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं 217, 222, 224
224 का ए, इनमें संशोधन किया गया। अब आगे हम इसके बारे में विवरण देख लेते हैं विशेष। देखो, भारत की न्यायपालिका में जो है सर्वोच्च न्यायालय और न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए, ठीक है, जो न्यायालय है उनकी न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए 1993 में क्या अपनाया गया था, हमारे पास कोलेजियम प्रणाली को अपनाया गया था। किस निर्णय के तहत अपनाया गया था, अगर ये कभी पूछा जाता है तो याद रखना है, इसको सेकंड जजेस केस बोलते हैं, ठीक है, सेकंड जजेस केस। जैसे हमने पीछे केशवानंद भारती केस पढ़ा ना, वैसे ही सेकंड जजेस केस था। अगर कभी पूछा फर्स्ट जजेस केस का हुआ है तो उसको 1981 में याद रखना आपको, और सेकंड जजेस केस का हुआ है तो 1993 में। 1993 का ये सेकंड जजेस केस क्यों विशेष है, क्योंकि इसमें हमने कोलेजियम प्रणाली को अपनाया। किसके लिए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए। अब उसके बाद हम देखते हैं कॉलेजियम प्रणाली है क्या। देखो दोस्तों, कॉलेजियम प्रणाली में एक तो सीजेआई जो हमारे होते हैं उनके साथ 4 वरिष्ठतम जो चीफ जस्टिस होंगे, वरिष्ठतम जस्टिस होंगे, उनकी एक कमेटी बैठती है, समिति बैठती है। वो सिफारिश करती है तबादलों के लिए, यानी कि ट्रांसफर के लिए, और नए जजेस की नियुक्ति के लिए। वो सिफारिश के आधार पर हमारे राष्ट्रपति जी न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं या फिर उनको ट्रांसफर ऑर्डर करते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये कॉलेजियम प्रणाली काम करती है। और इसी में बदलाव के लिए, क्योंकि संसद का कहना था कि इसमें पारदर्शिता नहीं है, जवाबदेही नहीं है, तो इसलिए इसको हटाकर हम जो है क्या लेकर आएंगे, एनजैक की प्रक्रिया को लेकर आएंगे, ठीक है। अब हम एनजैक के बारे में देख लेते हैं। एनजैक का जो स्ट्रक्चर था, एनजैक के स्ट्रक्चर को किसमें था, आर्टिकल 124 के ए में। और कितने सदस्यीय निकाय था, ये 6 सदस्य। कौन कौन उसमें शामिल थे हम ये देख लेते हैं। सबसे पहले इसके पदेन अध्यक्ष बनेंगे मुख्य न्यायाधीश ऑफ द इंडिया, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसके बाद 2 वरिष्ठ न्यायाधीश, फिर केंद्रीय कानून मंत्री जो कि एक पदेन सदस्य के रूप में काम करेंगे, और 2 अन्य प्रतिष्ठित जो व्यक्ति होंगे उनको यहाँ पर शामिल किया जाएगा। और उन 2 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को एक कमेटी द्वारा चयन किया जाएगा, जिसमें कौन शामिल होगा, सीजीआई, प्रधानमंत्री और लोकसभा के विपक्ष के नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन। और इन 2 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक या महिला वर्ग में से कोई भी हो, ठीक है। इस तरीके से एनजैक की प्रक्रिया थी। अब हम विशेष जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आया था उसको देख लेते हैं। कौन सा निर्णय आया था, 4th जजेस केस। देखो अभी तक 4 जजेस केस हो चुके हैं। पहला 1981 है, दूसरा 1993 में था, तीसरा 1998 के आसपास है, इसे आप चेक कर लीजिएगा, और चौथा जो है 2015 में है। इस 4th जजेस केस में अक्टूबर 2015 में जो एनजैक की प्रक्रिया लाई गई थी ना, उसको समाप्त कर दिया गया, उसको असंवैधानिक और शून्य घोषित कर दिया गया। दोस्तों, अगर पेपर पर प्रश्न आता है कि कौन सा ऐसा अभी तक का संविधान संशोधन है जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा शून्य घोषित किया गया है या असंवैधानिक घोषित किया गया है, तो कौन सा है, 4th जजेस केस के अंतर्गत एनजैक की प्रक्रिया वाला 99th है। कौन सा, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। इसको याद रखना आपको कि ये शून्य घोषित किया गया है। चलिए अब हम अगले संविधान संशोधन को देखते हैं। कौन सा संविधान संशोधन है, 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि कब आया, सन 2015 में। किस चीज से जुड़ा हुआ है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में भूमि समझौते से संबंधित है, LBA, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें जो अनुच्छेद जो प्रभावित हो रहे हैं, या फिर कौन सा पार्ट प्रभावित हो रहा है, संविधान की पहली अनुसूची जो है इसमें प्रभावित हो रही है। कुछ राज्य हैं जो इससे प्रभावित हो रहे हैं, जिसमें सीमा लगती है भारत वो बांग्लादेश की। कौन से हैं, असम है, पश्चिम बंगाल है, मेघालय और त्रिपुरा। ये 4 राज्य इससे प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है। कब से प्रभावी हुआ है, 31 जुलाई सन 2015 से। अब इसके बारे में जो हम विशेष विवरण देख लेते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले सन 1974 के सन को आपको याद रखना है। जब पूर्वी जो पाकिस्तान था वो बांग्लादेश बन गया, तो हमारी जो प्रधानमंत्री उस समय थी इंदिरा गांधी जी, और बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान, इन्होंने एक लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया था। इसके तहत अब देखो कुछ ऐसा है कि ये मान लीजिए इंडिया है, ये मान लीजिए बांग्लादेश है, तो कुछ ऐसे यहाँ पर एनक्लेव्स थे, ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो थे तो भारत में, लेकिन उसमें एडमिनिस्ट्रेशन बांग्लादेश का था। सेम ऐसे ही कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट ऐसे थे यहाँ पर बांग्लादेश में जो थे तो इंडिया के, लेकिन वो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन किसका था, भारत का। इसलिए दोनों देशों के एग्रीमेंट में यह कहा गया कि जो बांग्लादेश में जो क्षेत्र हैं उनको हम
बांग्लादेश को ही सौंप देंगे, और जो इंडिया में क्षेत्र हैं उनको हम इंडिया में ही रख लेंगे, जिससे कि दोनों का एडमिनिस्ट्रेशन में ईजी हो जाए। तो इसके अंतर्गत जो भारत ने वहां बांग्लादेश में 111 एनक्लेव्स थे भारत इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में, उनको किसको सौंप दिया? बांग्लादेश को। सेम ऐसे बांग्लादेश में जो बांग्लादेश के एडमिनिस्ट्रेशन के 51 जो क्षेत्र थे जो कि भारत में थे, वो भारत को आ गए। ठीक है, इस तरीके से सीमा पर व्यवहार अच्छा रहे, दोनों देशों के बीच में संबंध अच्छा रहे, इसलिए यह 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सन 2015 में इसको कंप्लीट किया गया। ठीक है, ये प्रोसेस 2015 में जाकर कंप्लीट हुई, क्योंकि 1974 में इसमें साइन तो हुए थे, परंतु ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी संविधान संशोधन की वजह से। ठीक है, और इससे प्रभावित होने वाले राज्य कौन से थे? 4 राज्य थे, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा। ठीक है, चलिए अगला संविधान संशोधन देखते हैं। अगला संविधान जो संशोधन है 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस चीज से जुड़ा हुआ है अगर पूछा जाता है? जीएसटी से, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से। ठीक है, और इससे जो प्रभावित होने वाले आर्टिकल्स हैं या जो नए आर्टिकल इसमें ऐड किए गए हैं, महत्वपूर्ण आर्टिकल 3 है। एक है आर्टिकल 246 का ए, दूसरा है 269 का ए, 279 का ए। इन 3 आर्टिकल्स को यहाँ पर ऐड किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर कब से प्रभावी हुआ है? तो 1 जुलाई 2017 से। अब इसके बारे में हम विशेष चीज की जितने भी पहले के टैक्स थे उन सबको समाप्त करके यहाँ पर जीएसटी को लाया गया, जो कि एक सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर चलने वाला टैक्स है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं उनको हम देखते हैं। 3 आर्टिकल जो कि अत्यधिक महत्वपूर्ण है। 246 का ए, जिसके अंतर्गत क्या है कि जो कराधान की यह प्रक्रिया है इसको समवर्ती सूची में शामिल किया गया। ठीक है, जीएसटी की जो प्रक्रिया है समवर्ती सूची में किस आर्टिकल के तहत अगर पूछा जाता है तो आर्टिकल 246 के ए के तहत। अगला 269 ए, ये किससे जुड़ा हुआ है? अंतर्राज्यीय व्यापार पर आईजीएसटी। इसके अंतर्गत क्या है कि जो ट्रेड है, इंटर स्टेट का ट्रेड होगा, जो राज्यों के बीच में ट्रेड होगा, उसमें टैक्स लगाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको वसूल भी कौन करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन जो पैसा आएगा, टैक्स आएगा, उसको सेंट्रल और स्टेट दोनों में डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, ये किस में है? 269 के ए में। आगे 279 का ए। 279 ए किससे जुड़ा हुआ है? इसमें एक काउंसिल का गठन किया गया है जो कि जीएसटी में प्रावधान और सुधार इन चीजों का काम करेगी। इसको कब? 60 दिन के भीतर जो ये संशोधन लागू हुआ उसके 60 दिन के भीतर इस काउंसिल को बनाया गया था। इसमें समय समय पर परिवर्तन होते रहता है, लेकिन मेन बात ये रखनी है आपको याद कि इसके जो अध्यक्ष होते हैं केंद्र के वित्त मंत्री होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं अध्यक्ष? केंद्र के वित्त मंत्री। जैसे अभी कौन है? निर्मला सीतारमण जी। तो निर्मला सीतारमण जी अभी इस काउंसिल की, जीएसटी काउंसिल की हेड है। ठीक है, आगे इसके जो सदस्य होंगे केंद्र के अन्य राज्य वित्त मंत्री और राज्यों के वित्त मंत्री इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब जीएसटी परिषद किस, मैंने अभी बोला कि जीएसटी परिषद जो है ये सहकारी संघवाद यानी कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के सिद्धांत पर कार्य करती है, जहां केंद्र और राज्य एक साथ मिलकर करों की दरों को, छूट और नियमों को निर्धारित करते हैं। ठीक है, उसके बाद राज्यों में होने वाले संभावित राजस्व नुकसान की भरपाई 5 वर्षों के लिए 2017 से 2012 तक जीएसटी क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत पारित किया गया। ठीक है, जो राज्यों को क्षतिपूर्ति होती है टैक्स की, वो इस अधिनियम के तहत सेंट्रल द्वारा इसको कंप्लीट किया जाता है। अब आगे देखते हैं हम 102वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये 4th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो कि संविधान जो हमारे संसद में इसका वर्णन अभी किया गया है। तो कौन सा है? 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। विषय क्या है, किस चीज से जुड़ा हुआ है? एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। हालांकि जो ये कमीशन था पहले ही बन चुका था 1993 के आसपास, लेकिन इसको जो संवैधानिक दर्जा दिया गया 2018 में, किसके तहत? 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इसको जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया है। अब इससे जो प्रभावित होने वाले आर्टिकल्स हैं या फिर नए आर्टिकल ऐड किए गए हैं, कौन से हैं? एक तो है आर्टिकल 338 का बी, दूसरा है 342 का ए। ठीक है, इन दोनों आर्टिकल्स को हमें याद रखना है। कब से प्रभावी हुआ है? तो 11 अगस्त सन 2018 से। और यहाँ पर आगे हमें देखना है कि सबसे पहले 1992 का एक केस है सुप्रीम कोर्ट का। कौन सा केस है?
इंदिरा साहनी बनाम इंदिरा साहनी केस है, सॉरी, इंदिरा साहनी केस, जो कि कब आया था 1992 में। विशेषता हम इसे याद रखते हैं कि जो संविधान में आर्टिकल जो आरक्षण की बात की है, वो आरक्षण को 50% से ऊपर ना जाए, इसके लिए इसे हम याद रखते हैं। लेकिन इसमें कुछ अन्य बातें भी कही गई हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में कहा केंद्र सरकार पिछड़े वर्गों के लिए एक स्थायी संवैधानिक निकाय स्थापित करने का निर्देश दिया। ठीक है, तो केंद्र सरकार को अगर पूछ दिया जाता है कि केंद्र सरकार ने किस निर्णय के तहत एनसीबीसी का गठन किया है, तो आपको याद रखना है कौन सा, इंदिरा साहनी मामला। ठीक है, 1992 का। इसी के तहत 1993 में मैंने कहा कि इसका गठन किया गया था एनसीबीसी का, लेकिन उस समय इसको संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया। उसमें कैसा था, एक स्टैच्यूअरी यानी कि वैधानिक कमीशन था। ठीक है, फिर उसके बाद में सन 2018 में 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इसको एक संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब उसके बाद हम देखते हैं जो महत्वपूर्ण इसमें आर्टिकल्स हैं जो कि ऐड किए गए थे। एक तो आर्टिकल 338 का बी, इसमें क्या है, इसका स्ट्रक्चर है और इसके कार्य हैं, यानी कि संरचना और कार्यों का वर्णन 338 के बी में किया गया। आर्टिकल 338 आपको दोस्तों याद रखना होगा किस चीज से जुड़ा हुआ है, एनसीएससी, एनसीएससी, नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट। फिर आर्टिकल 338 का ए भी है। ठीक है, 2003 के इसको जोड़ा गया है 2003 में। इसमें क्या है, एनसीएसटी, एनसीएसटी। ठीक है, और फिर उसके बाद 338 का बी, 338 का बी जोड़ा गया जिसमें एनसीबीसी को जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनेगा जिसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इसकी जो संरचना होगी उसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य, यानी कि 1+1+3। नियुक्ति किससे हो रही है, राष्ट्रपति द्वारा साइन वारंट से। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो गया। उसमें जो पावर्स होंगी, पावर क्या है कि उनके जो एनसीबीसी से रिलेटेड जो लोग हैं उनके अधिकारों के हनन से शिकायतों की जांच करना। ठीक है, और जांच करते समय इनके पास जो पावर होती है एक सिविल कोर्ट की पावर होती है। ठीक है, अभी हमने तीनों जो आयोग पढ़े ना, एनसीएससी, एनसीबीसी और एनसीएसटी, इन तीनों ही आयोगों के पास अगर कोई भी शिकायत की जांच करते हैं तो उसमें सिविल आयोग के बराबर पावर होती है। ठीक है, और आर्टिकल 342 का ए में क्या कहा गया है, इसमें एनसीबीसी की जो अधिसूचना है, यानी कि राष्ट्रपति विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की अनुसूची अधिसूचित करने का अधिकार देता है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इससे जुड़ा हुआ है उसको देखते हैं, जो कि संसद में जिसका विवरण दिया गया है। महत्वपूर्ण आर्टिकल है दोस्तों, महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन ये है, कौन सा है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 103। किस चीज से जुड़ा हुआ है, यह जुड़ा हुआ है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए। ठीक है, जो 2 चीजों में है, एक सरकारी नौकरी से संबंधित, एक शैक्षणिक संस्थानों से संबंधित। कितना परसेंट इसमें आरक्षण है, 10% का आरक्षण है। 10% आरक्षण के साथ सरकारी नौकरियों और जो शैक्षणिक संस्थान है इसके लिए ईडब्ल्यूएस को लाया गया। और इससे जो आर्टिकल ऐड किए गए हैं, कौन से, 2, एक 15 का 6, एक 16 का 6। जो 15 का 6 है वो किससे जुड़ा हुआ है, शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण से संबंधित, और जो सरकारी नौकरियों में आरक्षण से संबंधित है कौन सा है, 16 का ए। जैसे कि आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 16 किससे जुड़ा हुआ है, नियोजन में समानता से जुड़ा हुआ है, और ये शैक्षणिक संस्थानों में समानता से कौन सा जुड़ा है, 15 वाला। तो ठीक है, इस तरीके से आपको इनके सब क्लॉज 6 को याद रखना है। 15 के 6 में शिक्षा से संबंधित आरक्षण है ईडब्ल्यूएस के लिए, और 16 के 6 क्लॉज में सरकारी नौकरियों से संबंधित 10% रिजर्वेशन है। ठीक है, ये कब से प्रभावी हुआ है, 14 जनवरी सन 2019 से। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है मैंने आपको बता दी है, 15 का 6 और 16 का 6 है। 15(6) में शैक्षणिक संस्थानों में, ठीक है, गैर सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों को छोड़ दिया गया है यहाँ पर, लेकिन जो उच्च शिक्षा संस्थान सरकारी हैं उनमें 10% रिजर्वेशन अनिवार्य किया गया है। ये उन लोगों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। ठीक है, आर्टिकल 6 का 6 जो सब क्लॉज है वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है कि सरकारी नौकरियों में प्रथम नियुक्ति के इसमें ईडब्ल्यूएस श्रेणी में 10% का रिजर्वेशन होगा। ठीक है,
चलिए, अब इसके लिए कभी कभार पात्रता अगर पूछता है तो जिनकी 8 लाख से कम की आय है, पारिवारिक वार्षिक आय जो है 8 लाख से कम है, और जो इनके पास भूमि है वो लगभग 1000 स्क्वायर फीट से कम होनी चाहिए, ठीक है, तब जाके आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय था, कौन सा निर्णय, 2022 का जनहित अभियान बनाम भारत संघ। इस निर्णय के तहत 3-2 के बहुमत से इसको जो है वैध घोषित किया गया है। पूछा जाता है अगर वैधता किस संविधान जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से मिली है, तो ये मिली है जनहित अभियान बनाम भारत संघ, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगले संवैधानिक संशोधन की तरफ चलते हैं। अगला संवैधानिक संशोधन 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जब जो कि कब हुआ है, सन 2019 में। किस चीज से जुड़ा हुआ है, लोकसभा विधानसभा में जो ST की सीटें हैं उनके रिजर्वेशन को 10 वर्ष तक विस्तार किया गया, एक्सपेंड किया गया, ठीक है। अभी 2020 में इसको प्रभावित किया गया है, तो यानी कि 2030 तक के लिए, 25 जनवरी 2030 तक के लिए ये SC/ST की सीटें इसी तरह रिजर्वेशन में रहेंगी, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर जो एंग्लो इंडियन सीट्स हैं, एंग्लो इंडियन सीट्स को समाप्त कर दिया गया। आपको पता होगा कि पहले लोकसभा में 2 सीटें एंग्लो इंडियंस की होती थी, अब ये नहीं है, इनको समाप्त कर दिया था। कब, 2019 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया 104, उसके तहत इसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। चलिए, इसके बारे में आगे विशेष जानकारी देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, आरक्षण की बात कब हुई है, तो 1950 में संविधान लागू होते समय जो हमारा आर्टिकल 334 का वर्णन है, उसमें कहा गया है कि जो लोकसभा और राज्य की विधानसभाएं हैं, यहाँ पर SC और ST के लिए, यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया, और साथ ही एंग्लो इंडियंस के लिए भी आरक्षण, जो कि केवल केवल और केवल 10 वर्ष के लिए होगा, यानी कि 1950 से 1960 तक के लिए होगा। परंतु अलग अलग संवैधानिक संशोधन हुए, उन संशोधनों के तहत जो है इसको 10 वर्ष के लिए हमेशा बढ़ाते गए, और आखिरी बार इसको बढ़ाया गया था पहले 95वें संविधान संशोधन द्वारा 2020 तक के लिए, और उसके बाद अब हो गया है 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अब उससे बढ़ाया गया है 2030 तक के लिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके लिए यह जानकारी अति महत्वपूर्ण होगी और आप इसके नोट्स को बनाते चल रहे होंगे, जो भविष्य में आपकी किसी भी एग्जाम के लिए सहायता देंगे, ठीक है। दोस्तों, आपको अगर यह वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट से जो है हमें मोटिवेट कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट हमारी क्लासेस में होना चाहिए तो आप जरूर बताएं। इसी तरह के और किसी अन्य नए टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। और इसके बारे में अन्य जो विवरण है यहाँ पर आपको दिया गया है PDF में, आप देख सकते हैं। आपको यह PDF जो है हम टेलीग्राम में दे देंगे, और टेलीग्राम में जुड़ने के लिए आप पनेरू पाठशाला करके सीधे टेलीग्राम चैनल पर जाके सर्च कर सकते हैं, या फिर यहीं पर यूट्यूब के जो है कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहां से भी आप जुड़ सकते हैं। चलिए, अगला जो संवैधानिक संशोधन है उसको हम देख लेते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर एक चीज विशेष ध्यान रखने वाली है कि जो एंग्लो इंडियंस की सीटें थी उसके लिए कौन से आर्टिकल को समाप्त किया गया, अगर ऐसा पूछा जाता है तो आर्टिकल एक तो है 331 का A, ठीक है, सॉरी 331, और दूसरा है 333। राज्यों की विधानसभाओं से संबंधित 333 है, और लोकसभा से संबंधित 331। इन दोनों आर्टिकल्स के जो है इनके प्रावधानों को समाप्त किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला संवैधानिक संशोधन 7वां जो वर्णन किया गया था पार्लियामेंट में, अभी कौन सा है, 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, 105वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ, ये हुआ है 2021 में। किस चीज से जुड़ा हुआ है, यह जुड़ा है SEBC, राज्यों की जो अपनी OBC की सीट बनेगी, ठीक है, उनके लिए यहाँ पर इसका वर्णन किया गया है कि जो राज्यों को अधिकार देता है कि वो अपनी सीटें जो है अपने हिसाब से OBC के लिए रिजर्वेशन की लिस्ट जारी कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग राज्य अपने अपने हिसाब से, क्योंकि प्रत्येक राज्य में जो OBC होंगे वो अलग अलग होंगे, इसलिए उस हिसाब से स्पेसिफिक स्टेट अपने स्टेट लिस्ट को जारी कर सकता है OBC की। ये प्रावधान या फिर ये अधिकार किसमें दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 105 के तहत यह अधिकार दिया गया है। इसके लिए जो ऐड किया गया है आर्टिकल 342 A का सब क्लॉज 3, ठीक है, क्लॉज A और सब क्लॉज 3 इसको ऐड किया गया है। इसमें विशेष क्या प्रावधान किया गया है, देखो यहाँ पर एक मामला है महाराष्ट्र मराठा आरक्षण मामला, जो कि 2021 मई का है। इसमें फैसला सुनाया सुप्रीम कोर्ट ने, कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 102 था, ठीक है, उसकी व्याख्या की, उसमें कहा गया
कि किस भारत के जो राष्ट्रपति हैं को राष्ट्रीय स्तर पर और राज्यों को राज्य स्तर पर ओबीसी की सूची अधिकृत करने का अधिकार होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर उस समय क्या हुआ था जिससे राज्यों की अपनी अलग स्तरीय ओबीसी सूची जो पहचानने की पारंपरिक शक्ति थी वो समाप्त हो गई थी। किस वाले मामले में? महाराष्ट्र मराठा आरक्षण मामला 2021 में। तो उसी चीज को बदलने के लिए फिर यहाँ पर 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया। अब उससे जुड़ा हुआ हम जो यहाँ पर आर्टिकल ऐड किया गया है उसको देख लेते हैं। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 342 ए सब क्लॉज 3। इसमें कहा गया, स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपनी राज्य सूची के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, एससी बीसी बोलते हैं हम इसको, या फिर ओबीसी भी बोलते हैं, उनके लिए सूची तैयार करने की पूर्ण शक्ति दी गई है। कहीं भी अगर सीधे से पूछा जाता है आपको कि पूर्ण शक्ति जो राज्यों को दी गई ओबीसी लिस्ट जारी करने की अपनी, तो किस अमेंडमेंट के तहत दी गई? वो दी गई है 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2021। ठीक है, और अगर पूछा जाता है आर्टिकल कौन सा है उससे, तो 342 ए का सब क्लॉज 3। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर इस हिसाब से केंद्र और राज्यों की अलग अलग सूचियां होती है। ठीक है, चलिए अब आज का आखिरी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ठीक है दोस्तों, यह आज का आखिरी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो कि संसद में इसका वर्णन किया गया था। आपको इसे भी देख लेना है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 106 है। ठीक है, कब आया? 2023 में। किससे जुड़ा है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। दोस्तों यह टॉपिक हाल ही में फिर से सुर्खियों में है कि इसमें इसको लागू करने का और इसमें कुछ परिसीमन के बाद तुरंत लागू करने का प्रावधान किया जा रहा है। तो इसलिए कभी भी आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है आपके किसी भी एग्जाम्स में। ठीक है, तो इसको विशेष रूप से आपको याद रखना है। इसमें क्या है कि जो लोकसभा और राज्यों की जो विधानसभाएं हैं वहां पर महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, 33% रिजर्वेशन। और कौन कौन से आर्टिकल ऐड किए जा रहे हैं? 330 का ए, 332 का ए, 334 का ए, तीनों में ए करके है ना, 330, 332, 334। कैप रखना आपको, इवन नंबर से वैसे याद रखना है। विशेषतः कभी कभी आपसे पूछा जाता है 330 को पूछ लिया जाता है। इसको आपको याद रखना है कि जो लोकसभा में एससी और एसटी की सीटें हैं उनके लिए रिजर्वेशन की बात कौन करता है? 330 आर्टिकल। ठीक है, और जो 332 का जो आर्टिकल है वो किससे जुड़ा हुआ है? ये तो केंद्र में लोकसभा के लिए था, ये राज्यों में विधानसभाओं के लिए है कि विधानसभा में जो वर्णन किया जाता है एससी और एसटी की सीटों का वो किसके तहत है? 332 के तहत। तो उसी में आप थोड़ा सा चेंज करके अमेंडमेंट के तहत और नए आर्टिकल ऐड किए जाएंगे, 330 का ए, 332 का ए, 334 का ए, जो महिलाओं के रिजर्वेशन से संबंधित होगा। ठीक है, वैसे प्रभावी हो चुका है इसकी क्या नाम बोलते हैं, राष्ट्रपति जी के साइन हो चुके हैं। कब? 28 सितंबर 2023 को। ठीक है, अब इसके बारे में हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देख लेते हैं, थोड़ा सा हिस्टोरिकल जो इसका साइड है उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले 1996 में एच डी देवगौड़ा की सरकार ने 81वां संवैधानिक संशोधन करने विधेयक प्रस्तुत किया था। ठीक है, इसकी किसके लिए? महिला आरक्षण के लिए। फिर उसके बाद समय समय पर हुआ 1998, 1999, 2008, फिर उसके बाद राज्यसभा में पारित भी हो गया था। कब? 2010 में, इससे पहले पारित हो गया था, लेकिन आम सहमति नहीं बनी और लगातार ये जो बिल है एक कोलैप करते गया है। और इसके बाद जो है आखिरकार अभी 2023 में फिर से इसको एक बार पारित किया गया और इस बार राष्ट्रपति के साइन हो चुके हैं। ठीक है, अब जैसे कि हमने अभी देखा आर्टिकल जो नए ऐड किए जा रहे हैं कौन कौन से किए जा रहे हैं। आर्टिकल 338 का ए किस चीज से जुड़ा हुआ है? लोकसभा में महिला आरक्षण से। ठीक है, लोकसभा में जो 1/3 यानी कि 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा वो किसके तहत दिया जाएगा? 338 ए। फिर 330 का ए, और दूसरा है 332 का ए। ये किसके लिए है? राज्य की विधानसभाओं में रिजर्वेशन से संबंधित है। जो राज्य में लेजिस्लेचर है वहां पर 1/3 रिजर्वेशन महिला को दिया जाएगा। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 332 का ए। फिर एक आर्टिकल यहाँ पर दिल्ली के लिए विशेषतर, जो कि 239 ए का सब क्लॉज 2 और सब क्लॉज बी ए। ठीक है, इसमें दिल्ली के लिए 33% जो दिल्ली की विधानसभा होंगी वहां के लिए 33% रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, उसके बाद 334 का ए भी एक नया ऐड किया गया है, 334 क्लॉज ए। इसमें कहा गया है कि जो पहली सेंसस होगी, ठीक है, कब से? अभी इस प्रावधान के लागू होने के बाद
जो पहली सेंसस होगी जो अभी चल रही है, आपको पता होगा कि हाल ही में रिजर्वेशन नहीं सॉरी जो जनगणना है वो शुरू हो चुकी है। तो उसके बाद पहली सेंसस और जो उसके बाद जो पहला डिलिमिटेशन होगा, परिसीमन होगा, उसके बाद इसको लागू किया जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद इसके लिए एक सूर्यास्त खंड कभी पूछा जाता है कि जो 100 हमारा 6th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, या फिर जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, उसके तहत सनसेट क्लॉज क्या है या फिर सूर्यास्त खंड क्या है। तो इसको आपको विशेष तरीके से याद रखना है कि 15 वर्षों की अवधि के बाद ये जो है जो आर्टिकल है, ये प्रावधान है, ये 15 वर्ष तक तो लागू होगा, लेकिन उसके बाद इसे अगर कंटिन्यू करना है तो संसद कानून बनाकर इसको फिर से लागू कर सकती है, लेकिन इस प्रावधान के तहत केवल ये 15 वर्ष तक ही लागू होगा। ये चीज सनसेट क्लॉज के नाम से जानी जाती है। ठीक है। चलिए फिर उसके बाद हम आगे, आप ये नीचे देखो दोस्तों, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो आप इस पीडीएफ के माध्यम से एक जनरल यहाँ पर कंपैरिजन भी देख सकते हैं। टॉपिक दिया है, देखो संशोधन दिया गया है, उस संशोधन के साथ साथ यहाँ पर वर्ष दिए गए हैं, कौन से वर्ष में हुआ, फिर टॉपिक किस चीज से जुड़ा हुआ है, उससे जो रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, कौन कौन से आर्टिकल ऐड हुए हैं, और उसके बाद जो व्याख्या जो यहाँ पर दी गई है।